हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलेश कुमार ठाक, आपका बायोलॉजी टीचर। मैंने और अजय कुमार शर्मा जी केमिस्ट्री वाले सर ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो, जहां हम आपके लिए नीट, आईआईटी और जेट जैसे कंपटीशन लेवल एग्जाम्स के लिए वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम 12th का जो टॉपिक है वो कवर कर रहे हैं, बोर्ड और एनसीईआरटी, और साथ साथ उसको हम नीट लेवल तक लेकर जा रहे हैं। और हमारा पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसे हिंदी में हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे जीवों में जनन। क्या बेटा? जीवों में जनन। ये जनन या रिप्रोडक्शन की बात करें अपन, पहली चीज समझना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन क्या है। वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल कैरेक्टर है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है फंडामेंटल कैरेक्टर, जिसको हम हिंदी में कहेंगे आधारभूत लक्षण। जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, जहां हमने लिविंग के कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर बताया कि लिविंग को और नॉन लिविंग को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, किस आधार पर उनको तुलना करते हैं, किस आधार पर हम अलग कर पाते हैं। उसमें एक रिप्रोडक्शन ने भी एक विशेष भूमिका उसमें निभाई थी। तो हमने बात करी थी, एक तो होता है अपने, समझिए पहले, एक तो होता है डिफाइनिंग फीचर यानी पारिभाषिक लक्षण। डिफाइनिंग फीचर यानी पारिभाषिक लक्षण। व्हाट इज द मीन बाय डिफाइनिंग कैरेक्टर और पारिभाषिक लक्षण, कहना क्या चाहते हैं? तो परिभाषा किसी की भी बात करें अपन, परिभाषा या डेफिनेशन जो होती है एक फैक्ट में होती है, एक फिक्स होती है कि भी ऐसा श्योर है। तो ऐसे कैरेक्टर जो लिविंग बीइंग में, सजीवों में बिना किसी अपवाद के यानी एक्सेप्शन के, विदाउट एनी एक्सेप्शन के प्रेजेंट होते हैं। क्या है बेटा? लिविंग बीइंग में बिना किसी अपवाद के जो कैरेक्टर मिलते हैं उसको अपन क्या कहेंगे? डिफाइनिंग फीचर या फिर पारिभाषिक लक्षण। जैसे कि सेलुलरिटी हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, और एक होता है फंडामेंटल। एक है बेटा फंडामेंटल, आधारभूत लक्षण। तो फंडामेंटल क्या है कि है तो ये लिविंग का कैरेक्टर, श्योरली हम बात करें तो कैरेक्टर किसका है? लिविंग का, सजीवों का लक्षण है, लेकिन किसी किसी जगह ये सजीवों में नहीं पाया जाता है। वैसे ही हमने बात करी है कि रिप्रोडक्शन जो है सजीवों का आधारभूत लक्षण है। रीजन क्या है इसका आधारभूत लक्षण कहने का? एनसीईआरटी के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट लेवल हो गया, स्टेटमेंट क्वेश्चन अगर जज करना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कहता है कि रिप्रोडक्शन सभी जीवों में प्रेजेंट नहीं है। क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन सभी जीवों में प्रेजेंट नहीं है। कैसे? रिप्रोडक्शन है क्या? कि रिप्रोडक्शन क्या है? जीवों की अपने समान संतान या संतति या कहें ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करने की क्षमता, उत्पन्न करने की क्षमता। ये श्योर अपने पास है कि any organism have capability to produce his offspring like themselves.
तो ये क्या कहना चाह रहे हैं अपन यहाँ पे कि अपन कहेंगे कि फिर कैसी बेवकूफ वाली बात हो रही है कि फंडामेंटल कैरेक्टर कैसे, सभी जीवों प्रेजेंट कैसे नहीं, ये तो सभी जीवों में प्रेजेंट है। लेकिन हम बात करें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करें खच्चर, म्यूल। क्या है बेटा? खच्चर, म्यूल। खच्चर के बारे में अपन ने पढ़ा है कि एक हाइब्रिड है, ठीक है। तो खच्चर खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसके अलावा वर्कर हनी बी, अपन ने हनी बी के बारे में पढ़ा है, ऑर्थोपोडा इंसेक्टा के अंदर पर पढ़ते हैं कि एक सोशल एनिमल है। कैसा एनिमल है? एक सोशल एनिमल है जो बटा हुआ है, जैसे कि इसमें मेल जो है उसको ड्रोन कहते हैं, फीमेल क्वीन है, इसके अलावा वर्कर हनी बी है, ये श्योर है। अब उसमें रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो है वो केवल कौन करती है? क्वीन, और इसके साथ साथ मेल। बाकी वर्कर हनी बी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी या एबिलिटी नहीं रखते हैं। तो यहां से अपना स्टेटमेंट जज हुआ कि ये कैसा कैरेक्टर है? फंडामेंटल कैरेक्टर है। यहां यानी इस कैरेक्टर के टाइम पे एक्सेप्शन हमको देखने को मिले हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में। इसके अलावा ह्यूमन में बात करें, कुछ ह्यूमन ऐसे होते हैं जो अपनी ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिनको अपन बंद कहते हैं या फिर स्टेराइल कह सकते हैं। उस कंडीशन के अंदर इसलिए हमने रिप्रोडक्शन को फंडामेंटल कैरेक्टर के फॉर्म में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ आपको एक लाइन जस्टिफाइड हो गई होगी। फिर हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी जीव के एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, कोई भी जीव जो है वो इस नेचर में, इस प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे कंटिन्यूअस पहचान मिलती रहे, जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि हमारी पहचान जैसे कि हमारे दादाजी से है, पिताजी से है, या और उससे पहले भी हमारे वंशावली हम पढ़ते हैं। तो उस आधार पर हम कहते हैं कि एग्जिस्टेंस उससे बना रहता है कि हम इस समय से हैं, कि हम इस टाइम से एग्जिस्ट करते हैं इस नेचर में। तो हर ऑर्गेनिज्म ये चाहता है कि वो अपना अस्तित्व बनाए रखे, और इस अस्तित्व के लिए वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, ताकि वो लाइफ में यानी इस नेचर में अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रख सके, इसलिए रिप्रोडक्शन करता है। अब रिप्रोडक्शन से पहले जब सारी चीज अपन को पढ़नी है तो अपने पास सबसे पहली चीज एक आती है, वो है लाइफ स्पान। जीवन अवधि। क्या है बेटा? लाइफ स्पान या जीवन अवधि। तो व्हाट डू वी मीन बाय लाइफ स्पान? मतलब क्या है जीवन अवधि का? तो जीवन अवधि की अपन बात करें तो जीवन अवधि क्या है? टाइम पीरियड है। क्या है बेटे? टाइम पीरियड है। कहां से लेकर कहां तक का? बर्थ से लेकर डेथ तक का। कहां से कहां तक? बर्थ से डेथ तक, यानी किसी व्यक्ति का जन्म हो और नेचुरल डेथ, एक प्राकृतिक मृत्यु तक का जो बीच में जो समय है, पूरा जो टाइम पीरियड है, उसको ही अपन क्या कहते हैं? लाइफ स्पान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लाइफ स्पान या जीवन अवधि। ये चीज भी हमको याद रखनी। नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, ऐसे कोई अदर कॉज को अपन इसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि इस महामारी चल रही है कोरोना, कोरोना की वजह से किसी की डेथ होती है तो नेचुरल डेथ नहीं है, बीमारी की वजह से, तो वो एक कंप्लीट लाइफ स्पान को शो नहीं करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बात करें जीवन अवधि वेरिएबल होती है, लेकिन
जाति विशिष्ट होती है, वेरिएबल, लेकिन जाति विशिष्ट यानी स्पीसीज, स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अलग अलग जीवों में अपन देख रहे हैं कि जाति जीवन अवधि वेरिएबल कर रही है, अभी चेंजेबल है, किसी में कितनी है, किसी में कितनी है, लेकिन एक जाति के लिए वो फिक्स है। क्या बेटा? जाति के लिए वो फिक्स है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया, एक होती है मे फ्लाई। क्या बेटा? मे फ्लाई है, इसकी जीवन अवधि केवल होती है 1 डे, 24 आवर। यानी हम इमेजिन करें कि मे फ्लाई जो है एक दिन के लिए जिंदा रहता है। कितने दिन के लिए जिंदा रह रही है? एक दिन के लिए जिंदा रह रही है, जिसके अंदर अपन लाइफ स्पैन के बारे में बता देता हूं मैं कुछ चीज, जिसके अंदर वो बर्थ भी लेती है, एक जुवेनाइल फेज से भी गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा एक फेज वो सेंसेंट फेज भी है, सेंसेंट फेज हो गया, और इन द एंड डेथ भी। तो मतलब वो पैदा भी होती है, वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर भी होती है, वो बुढ़ापा भी देखेगी, और लास्ट में मृत्यु भी होती है। ये सब जो भी है हमारे अंदर, अपन कह सकते हैं कि 70 से 100 साल तक, अपन कह रहे हैं 100 साल तक हो गया, 101 साल हो गया, 70 साल, कोई 75 साल, ये वेरिएबल है। अब इन सब के लिए अपने पास टाइम है, लेकिन मे फ्लाई की बात करें केवल एक दिन में है। एक दिन के अंदर कैसे? आप सिंपली समझिए इसको कि मे फ्लाई है, नई मे फ्लाई आई है, उसने लार्वा बनाया है। क्या है बेटा? लार्वा, प्यूपा, इस सारी कंडीशन से गुजर के उसने रिप्रोडक्शन भी किया है, और उसके बाद नई जनरेशन उससे बन भी जाएगी, और उस एक दिन के अंदर वो क्या हो जाएगी? डेथ भी उसकी हो जानी है। अभी एक दिन की बात होगी। जैसे कि अपन बात करें पैरट, पैरट की बात करें तो 130 to 140 ईयर। फिर बात करें अपन एलिफेंट, हाथी, जो है 60 से 70 साल, ठीक है। तो अपन ने एक चीज देखी कि पैरट जो है एलिफेंट के कंपैरिजन में साइज से काफी छोटा है, लेकिन उसका लाइफ स्पान क्या है उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। क्लियरली अपन को शो हो रहा है। तो एक चीज आप याद रखिए, एक चीज याद रखनी है कि लाइफ स्पान का, जीवन अवधि का ऑर्गेनिज्म की साइज से कोई लेना देना नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे डॉग है 10 to 15 ईयर्स हो गया, क्रो है वो 12 ईयर्स हो गया। तो ऐसे जीवन अवधि क्या है? वेरिएबल है। क्या है बेटा? वेरिएबल है। ह्यूमन की बात करें, एनवायरनमेंट के हिसाब से, या आसपास कैसा माहौल है उसके हिसाब से उसकी लाइफ स्पान है, ठीक है। क्लियरली इंडिया के अंदर ये रेशियो अलग आ जाता है, जापान में अलग आ जाता है, अदर कंट्रीज में रेशियो अलग आ जाता है। तो उस तरीके से वेरिएबल चेंजेस अपन को देखने को मिल रही है। तो अपन ने क्या कहा? रिप्रोडक्शन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने समान जीव उत्पन्न करता है, ठीक है। ये कैसा कैरेक्टर है? फंडामेंटल। फंडामेंटल होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें, एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए, कि वो एग्जिस्ट करता है, ये कभी वो एग्जिस्ट करता था, उसके लिए वो सब कुछ कर रहा है, तो रिप्रोड्यूस कर रहा है, बच्चे वगैरह पैदा कर रहा है। लाइफ स्पान की बात करी कि हमने कहा बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है उसको अपन लाइफ स्पान कहते हैं, जिसमें बर्थ कर लेता है, इसके अलावा वो चेंजेस उसके अंदर आते हैं, वो डेवलपमेंट करता है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज है, सेंसेंट फेज है, ये सारी चीज होती है। फिर मैंने बताया कि जीवन अवधि कैसी होती है? वेरिएबल होती है, लेकिन कैसी होती है? जाति विशिष्ट है, कि भाई जाति जो होती है, स्पीसीज जो होती है, उसके लिए स्पेसिफिक होती है। अपन ने फिर वैरायटी भी देखी लाइफ स्पान के अंदर, अलग अलग चीजें हमको देखने को यहाँ पर मिल रही है।
मे फ्लाई एक दिन का, इसलिए अपन को मे फ्लाई को वन डे इंसेक्ट भी अपन कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? वन डे इंसेक्ट भी अपन कहते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत अपन ने जाना है, लाइफ स्पान को समझा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और कोई भी क्वेरीज आपकी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं और हम अश्योर करते हैं कि उसका निपटारा तुरंत होगा। ठीक है, अब बात करें कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें मेन है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहली चीज जो होनी है वो है बेटा सेल डिवीजन। क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन। क्या है बेटा? कोशिका विभाजन है। कोशिका विभाजन हमने मोटे मोटे तौर पे दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो है माइटोसिस और एक है मियोसिस। इसको हम कहते हैं समसूत्री और इसको अपन कहते हैं अर्धसूत्री। तो माइटोसिस और मियोसिस क्या है? भाई माइटोसिस की बात करें तो जब जैसे कि कोई पेरेंटल सेल है, जैसे कि ह्यूमन की कोई सेल है, एनिमल सेल 2n, हमारी एक सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46। तो जब इसमें डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या होना है? डॉटर सेल के अंदर सेम रहना है। क्या रहना है? सेम रहना है। जैसे कि ये हो गया तो हमारी डॉटर सेल जो बनेगी 46। यानी अपन कई टीवी ऐड देखते हैं कि स्किन सेल्स जो हो रही हैं वो डेड हो रही है, रेजुविनेसेंस उनके अंदर कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो क्या होता है, जैसे कि हमारी स्किन सेल है, जो भी सोमेटिक सेल हमारी कहीं की भी है वो डिप्लॉइड है। कैसी बेटा? डिप्लॉइड है। उनके अंदर कंटिन्यूअस माइटोसिस होता रहता है, न्यू सेल उसके अंदर बनती रहती है। ठीक है, तो इस तरह का जो डिवीजन है माइटोसिस है। तो अपन ने क्या कहा? क्रोमोसोम नंबर सेम रहा है और माइटोसिस को अपन दूसरा नाम अगर देते हैं तो उसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन की खास बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि प्लांट्स में माइटोसिस 2n एंड n both काइंड ऑफ सेल्स में प्रेजेंट हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? दोनों तरह की सेल, जैसे कि कोई डिप्लॉइड है या फिर हैप्लॉइड है, तो दोनों तरह की सेल से प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि 11th में अपन ने अर्लियर स्टडीज किया है कि अपन ने एल्गी पढ़ा था। एल्गी पढ़ा था तो अपन ने एल्गी पढ़ा था कि उनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है। गैमेटोफाइटिक यानी एन होती है। कैसी होती है? एन होती है। अब उस गैमेटोफाइटिक बॉडी से अगर हम चाहते हैं, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो गैमेट अगर अपन को बनाना है तो गैमेट बनाने के लिए ऐसा थोड़ी कर सकते हैं जैसे कि प्लांट बॉडी एन थी उसकी और अपन ने उसके अंदर मियोसिस करवा दिया, क्रोमोसोम नंबर अपन ने हाफ कह दिया, n/2। तो इस पोजीशन में कोई गैमेट अपन मान सकते हैं? नो, पॉसिबिलिटी जिसकी नहीं है। तो उसके अंदर गैमेट बनाने के टाइम पे क्या होता है? माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस। फिर वो क्या करते हैं? 2n से जाइगोट बनाते हैं और वहां जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है, जो अपन आगे देखेंगे भी जाइगोटिक मियोसिस वगैरह के बारे में। ठीक है, तो इक्वेशनल डिवीजन प्लांट्स में बात करें तो माइटोसिस जो है 2n और n दोनों तरह की सेल्स में होता है। बट एनिमल्स में, इसकी बात करें बेटा अपन, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ओनली डिप्लॉइड सेल में होता है। कैसी सेल्स में होता है बेटा? ओनली डिप्लॉइड सेल्स में
होता है क्योंकि एनिमल्स की, किसी भी एनिमल्स की हम बात करते हैं तो हैप्लोइड सेल के नाम पे होती है गैमेट्स, जहां पर ये देखने को हमको मिलता है। तो इस तरीके से माइटोसिस होता है। दूसरा डिवीजन जो है हमारे पास मियोसिस, इसके अंदर कोई सेल जैसे कि ये है, और जो पेरेंटल सेल्स जो बन रही है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड इज लाइक इक्वेशनल डिवीजन, जिसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाएगा। और एक मियोसिस से 4 डॉटर सेल विल बी फॉर्म, कितनी बनेगी, 4 डॉटर सेल बनती है, किससे, एक मियोसिस से 4 बन रही, और उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर पहले के कंपैरिजन में आधे रह जाते हैं, इसलिए नाम भी अपन को दिख रहा है अर्धसूत्री विभाजन अपन इसको कहते हैं। मियोसिस का अदर नेम जो है वो है रिडक्शनल डिवीजन। क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। ये हो गया सेल डिवीजन, ठीक है। अब सेल डिवीजन अपन ने यहां इतना पढ़ लिया है। अब सेल डिवीजन में मियोसिस की बात करें, हमने मियोसिस पढ़ा हुआ है, मियोसिस 11th के अंदर पढ़ा है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मियोसिस 3 तरह का होता है। कितने तरह का है मियोसिस, 3 तरह का। सबसे पहला जो मियोसिस है वो है जाइगोटिक मियोसिस। कैसा है, जाइगोटिक मियोसिस, युग्मनजी है, अर्धसूत्री विभाजन। इस तरह का मियोसिस हम किस में देखते हैं, एल्गी में और फंजाई में, ठीक। एल्गी और फंजाई में क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बात करी थी, प्लांट बॉडी जो है वो क्या होती है बेटा, प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है, तो वहां पे गैमेट बनाते टाइम पे तो माइटोसिस होता है, और जाइगोट जब बन जाता है डिप्लॉइड, और उनको वापस कैसा बनाना है, हैप्लॉइड बनाना है, तो वहां पे जाइगोटिक मियोसिस होता है, जो अपन 11th के सेल डिवीजन वाले टॉपिक जब अपलोड करेंगे वहां भी देख सकते हैं, वैसे 11th में पढ़ चुके हैं। फिर होता है स्पोरिक मियोसिस, यानी बीजाणु, ये हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के अंदर अपन ने पढ़ा है मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सी है गैमेटिक, युग्मकीय। कैसा है बेटा, युग्मकीय। युग्मक जैसे कि स्पर्म बन रहा है, ओवम बन रहा है, तो इसका एग्जाम्पल है स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम में, और ओवम फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहली जो रिक्वायरमेंट थी किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, वो क्या थी, सेल डिवीजन। अब चाहे अपन यूनिसेलुलर का पढ़ रहे हैं, मल्टी सेलुलर का पढ़ रहे हैं, मल्टी सेलुलर का पढ़ रहे हैं, उस तरीके से हम देखें तो अपन को सेल डिवीजन का पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा है, यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। फिर भी हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, ताकि हम वहां पर आपको आंसर कर सके, ठीक है बेटा। फिर 2 टॉपिक और हम इसमें कवर करेंगे, छोटे छोटे। दूसरी चीज जो यहां पर आ रही है, कोशिकीय कंपोनेंट का डबल होना। बेटा सीधी सी बात है, कुछ भी होना होगा तो सेलुलर जो कंपोनेंट है उनका डबल होना जरूरी है, ताकि जो ऑफस्प्रिंग जो बन रही है या फिर गैमेट भी बन रहे हैं
तो उसके अंदर इक्वल अमाउंट के अंदर चीजें पहुंच जाए। ठीक है, तो कोशिकी कंपोनेंट डबल कब होते हैं, तो हमने सेल डिवीजन में कंडीशन पढ़ी है इंटरफेज। क्या है बेटा? इंटरफेज। इंटरफेज सेल डिवीजन का सबसे बड़ा जो फेज होता है, 90% जो पार्ट है वो कवर यही करता है। फिर उसके बाद जो कवर करता है वो प्रोफेज। तो इंटरफेज की अगर बात करें तो इंटरफेज में हमने कहा कि सब चीजें ग्रोथ करती है, सेल भी क्या करती है बेटा, साइज में ग्रोथ करती है। ठीक है, और इसके अलावा आरएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, क्योंकि कोई भी सेल जब डिवाइड होती है उससे पहले उसका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, इंटरफेज हो गया। और तीसरी जो चीज है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। जननिक इकाई का निर्माण कि रिप्रोडक्टिव यूनिट जो भी रिप्रोडक्शन में काम आने वाली है, एग्जाम्पल स्पोर्स, बीजाणु, इसके अलावा गैमेट्स जैसे कि स्पर्म, ओवम, इसके अलावा बल्बिल्स, बर्ड एक्सेट्रा, ये सब क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ठीक है, और जैसे कि गैमेट्स हैं, नोटेबल चीज है बेटा हमारे लिए, गैमेट्स को या युग्मक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट कहते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में जो भी पढ़ना था वो पढ़ लिया है। आज हमने देखा कि रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन आज हमने पढ़ लिया है, सारी चीजें हमने पढ़ी है। तब अगला लेक्चर जो होगा उसमें अपन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें हमको उसमें पढ़नी है। ठीक है बेटा, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आपका सपोर्ट, आपका लव बहुत जरूरी है चैनल के लिए, अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।